हेडिंग डालिए आप, डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन, ब्रैकेट में लिख देना डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन, डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन और ब्रैकेट में लिख देना डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। लिखिए इसकी डेफिनेशन, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, maximum value of external electric field, maximum value of external electric field above which placing dielectric material under it, above which placing dielectric material under it, under it so SHOW, so leakage, so leakage, full stop. This phenomena is also called dielectric breakdown. This phenomena is also called dielectric breakdown. This phenomena is also called dielectric breakdown. तो कई सारे न्यूमेरिकल होंगे जहां पर आपको दिया होगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो समझ जाना कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वास्तव में है क्या, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसके ऊपर अगर आप जाओगे तो प्लेसिंग वाला डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या दिखाने लगता है, लीकेज। डायग्राम दोबारा बनाते हैं। अब इसमें कोई डायग्राम आपको बनाना नहीं है, ध्यान देना। ये रही एक्सटर्नल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें आपने रख दिया है किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, ये रख दिया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये जो डायग्राम हम बना रहे हैं उस हेडिंग के लिए नहीं बना रहे हैं, नई हेडिंग है उसके लिए बना रहे हैं। तो पोलराइजेशन हो गया। अब चाहे ये पोलर वाला हो या नॉन पोलर वाला हो, जो भी सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं वो फील्ड के तरफ चले गए और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज फील्ड से अपोजिट आ गए। तो ध्यान से आप देखिए, इस दीवार पर जमा हो रहा है पॉजिटिव, इस पर जमा हो रहा है नेगेटिव, तो अंदर ही एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में एक फील्ड और डेवलप हो जाएगी। ध्यान देना भाई इस चीज को। ये वाली जरा इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, ये कैपिटल ई है, इनसाइड है। ये जो कैपिटल ई इनसाइड है वो किसकी वजह से है, पोलराइजेशन की वजह से, ठीक है। तो अब इस मटेरियल के पास कुल कितनी फील्ड है भाई, देखो ना, इस मटेरियल को ई नॉट भी तो मिला हुआ है। ये अगर आप ये सोचो कि मटेरियल के पास कुल कितनी फील्ड है, दो फील्ड है, एक बाहर वाली और एक अंदर वाली, टोटल कितनी फील्ड हो गई, दोनों का डिफरेंस। भाई आप ऐसे समझो ना कि ये यहां पर एक्सटर्नल फील्ड है और हमको वहां पर जो है रख दिया गया, हम वहां पर चले गए, तो मेरे अंदर जो पोलराइजेशन हुआ उससे एक फील्ड हुई डेवलप जो कि अपोजिट है, और एक बाहर वाली फील्ड तो है ही ना, तो हम किस फील्ड के अंडर में हैं, एक अंदर वाली और एक बाहर वाली। तो ओवरऑल कितनी फील्ड हो गई हमारे पास, दोनों का डिफरेंस। तो यहां पे नेट फील्ड कितनी हो गई यहां पर, तो नेट फील्ड जरा निकाल लिया जाए, ENET नेट। कौन बड़ा होगा, E नॉट, उससे लड़ कौन रहा है, E इनसाइड लड़ रहा है। अगर हम बाहर वाली फील्ड को हम बढ़ाते हैं तो अंदर वाली फील्ड इनसाइड वाली फिर से थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आती है कि बाहर वाली फील्ड जब और ज्यादा होती है तो फिर अंदर वाली फील्ड हार मान लेती है
और सारा का सारा जो चार्ज स्किन पर जाके जमा हुआ वो क्या कर जाता है, लीक कर जाता है। तो अभी वो सिचुएशन नहीं आई है, वो हम पढ़ चुके हैं। तो अब आपको केवल ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को बाहर वाली फील्ड में रखोगे तो मटेरियल के पास कुल कितनी फील्ड होगी, ये होगी। ठीक है, कुल कितनी फील्ड होगी, ये होगी। क्लियर ये बात। अब आगे देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं ई नॉट अपॉन में लिख रहा हूं ई एन ई टी नेट। जरा थ्योरी वाले अंदाज में इसको क्या पढ़ेंगे, द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। इतना इंतजार आपने किया है, पहले ही दूसरे चैप्टर में ये के आ गया था, तब हम केवल के बारे में ये जानते थे कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आज की डेफिनेशन आ गई है। ठीक, तो हेडिंग डालो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ब्रैकेट में कैपिटल के, ब्रैकेट में कैपिटल के, ड्यूरिंग पोलराइजेशन, सारी कहानी पोलराइजेशन में है, ड्यूरिंग पोलराइजेशन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रैकेट के अंदर ई नॉट, ई और वो नीचे जो जीरो बनाते हो ब्रैकेट में ई नॉट, एंड नेट एनईटी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ब्रैकेट में ई नेट, ब्रैकेट बना के ई एनईटी नेट, ब्रैकेट क्लोज कर दो, इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, is called dielectric constant, is called dielectric constant। उसके बाद ये लिखो भाई, इसका सिंबल यार ये बनता है, एप्सिलॉन आर से भी लिखते हैं, कैपिटल के से भी लिखते हैं, ये बना भाई। क्या होगा इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन क्या था, कुछ नहीं होगा, ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कट ही आएगा। ये रिजल्ट लिखना है आपको। इसी बात को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कि आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है, ये डेफिनेशन पूरी हो गई। अब आप सपोर्टिंग डायग्राम बना लीजिए, ये डायग्राम बनाइए और उसके बाद ये लिख लीजिए, ई नॉट के ब्रैकेट्स में हम लिख दे रहे हैं एक्सटर्नल फील्ड है भाई, ये पूरा डायग्राम बनाइए और जो कुछ भी अब बोर्ड पर है वो सब लिख डालिए। गौर करिएगा, जो अगली हमारी हेडिंग है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या होता है जानते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। बिल्कुल वही सेम सिचुएशन है, बाहर वाली फील्ड है यस, लेकिन अब की बार का जो ये मटेरियल है वो डाइलेक्ट्रिक नहीं है, वो कंडक्टिंग मटेरियल है। कंडक्टिंग मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का पूरा समंदर है, खत्म ही नहीं होते हैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये कंडक्टिंग मेटल हमने रख दिया। क्या होगा, सेम सिचुएशन है भाई, कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड कंडक्टर, ये कितने सारे हैं, तो जैसे आसमान में तारे हैं बहुत सारे, ऐसे ही कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर भी 10⁻28 29 पर मीटर क्यूब का जो कैलकुलेशन है वो किया गया है। तो पूरे यूनिवर्स का जो साइज है वो 10⁻25 के आसपास आया है, जो अपने यूनिवर्स का साइज है। और जो इलेक्ट्रॉनों का नंबर निकाला गया है वो 10⁻28 पर मीटर क्यूब। समझ जाओगे कितना बड़ा है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे होंगे,
तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड कंडक्टर पोलराइज्ड अपोजिट टू फील्ड। अभी लिखना कुछ नहीं है आपको, अपोजिट टू फील्ड। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, तो उन्होंने देखा कि बाहर वाली फील्ड आई, उन्होंने तुरंत जो है अपोजिट में जाने लगे। तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया। ठीक। अच्छा, जिस एटम के ये फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये आपका एटम है, इसके पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ एटम कैसा है? न्यूट्रल है। क्यों भाई? अब आगे देखो, ये एटम है, फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं चला गया तो बेचारा ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो जिस एटम के ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहां दीवार पे जाके जमा हो गए हैं, जिस एटम के ये हैं वो एटम कैसा हो गया? पॉजिटिवली चार्ज। तो वो किधर शिफ्ट हो गया? अपोजिट, सॉरी, अलोंग द फील्ड। तो इस तरीके से वही सेम सिचुएशन फिर आ गई जैसा कि डाइलेक्ट्रिक में आ रहा था, लेकिन वजह अलग हो गई। यहां पर पोलराइजेशन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? जितने समंदर जितना बड़ा है ना, उतने सारे वहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि बाहर वाली फील्ड आई है, हम संभालते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है इधर जमा हो गए, और करस्पॉन्डिंग जो एटम थे पॉजिटिव चार्ज वाले वो यहां जमा हो गए। उन्होंने अंदर वाली फील्ड डेवलप कर ली, और ये रही बाहर वाली फील्ड। अब जरा कमाल देखिए, केवल 10⁻⁻16 सेकेंड में, इन टाइम 10⁻⁻16 सेकेंड, E0 बराबर E इनसाइड। यानी ये जो अंदर वाली फील्ड है ना, वो तुरंत किसके बराबर हो गई? बाहर वाले के। आपने फिर से बाहर वाली फील्ड बढ़ा दी, तो अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी तो है नहीं। आप ऐसे समझो इलेक्ट्रॉन आर्मी है, तो बाहर वाली फील्ड को संभालने के लिए, सपोज कर लो, अब समझने के लिए कि इस बाहर वाली फील्ड को संभालने के लिए इलेक्ट्रॉन वाले सैनिक जो थे, यहाँ 40 लाख इलेक्ट्रॉन के सैनिक यहाँ जमा हो गए, और करस्पॉन्डिंग जो पॉजिटिव वाले सैनिक थे वो यहाँ जमा हो गए। तो अंदर वाली फील्ड बनी। अंदर वाली फील्ड ने इस बाहर वाली फील्ड को क्या कर दिया? काट दिया। इस पूरे काम में कितना समय लगा? ठीक। उसके तुमने बाहर वाली फील्ड को और ताकतवर कर दिया, तो यहां जो 40 लाख सैनिक थे वो तो लगे ही हुए हैं, अभी बहुत सारे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई कमी नहीं है। तो जैसे तुमने बाहर वाली फील्ड को बढ़ाया, तो इलेक्ट्रॉन फिर अंदर वाले जो है और अपना जो है काम में लग गए। करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव फिर से मामला क्या किया? 10⁻⁻16 सेकंड में मामला फिर क्या हो गया? खत्म, बैलेंस। क्लियर ये बात? एंड दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। यानी कंडक्टर में कभी लीकेज नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर वाली फील्ड बाहर वाली फील्ड को हमेशा क्या कर लेगी? बैलेंस कर लेगी। एंड दैट इज व्हाई दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। और आगे देखो, अब कंडक्टर का के अनंत होता है। ये एक समय था जब हम रटा करते थे कि कंडक्टर का जो के है वो अनंत है। आज हम समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों है भाई, ध्यान देना। तो कैपिटल के कंडक्टर का लिखा मैंने, कैपिटल के कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब होता है मेटल्स, तो ये लिखा मैंने E0 और ये लिखा 0, क्योंकि कंडक्टर के केस में ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। इस काम में केवल कितना समय लगेगा? 10⁻⁻16 सेकेंड। तो ये नीचे आ गया 0 और समथिंग अपॉन 0 क्या होता है? क्लियर है बात? तो आपने जो हेडिंग डाली है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं लिखी है, तो लिखो इसको। हेडिंग है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, लिखिए इस हेडिंग में। व्हेन वी इंट्रोड्यूस conducting material, when we introduce conducting material under external electric field, under external electric field, under external electric field, then polarization take place, polarization take place
ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अंडरलाइन करना, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स and corresponding their their positively charged atoms and corresponding their positively charged atoms। आपने जो लिखा हुआ उसको थोड़ा सा पढ़ के भी देखो क्या लिखा है। आपने ये कहा है कि पोलराइजेशन टेक प्लेस किन की वजह से, पोलराइजेशन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और जिस एटम के ये फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो एटम क्या बन जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज। यही तो लिखा आपने। पूरी बात जरा हमको एक बार सुना दो पढ़ के। क्या when we introduce conducting material under external electric field, then polarization take place due to free electrons and their corresponding positively charged atoms। ठीक है ना, फुल स्टॉप करो उसके बाद। ड्यू टू इट inside electric field form, FORM form, due to it inside electric field form अपोजिट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट को अंडरलाइन कर लेना। ड्यू टू इट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म अपोजिट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड just after 10 की पावर -16 सेकेंड एंड just after 10 की पावर -16 सेकेंड एंड just after 10 की पावर -16 सेकेंड, 16 सेकेंड, ये वाली बात लिख दो भैया। ई नॉट बराबर ई इनसाइड, उसके आगे बोर्ड देख के लिखना, मीन्स ENET नेट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई इनसाइड इज इक्वल टू ZERO 0। ये पूरी बात यहां से शुरू करो और लिखते चले आओ, यहां 0 पे जाके खत्म करो। यहां से स्टार्ट करो। ई जस्ट आफ्टर 10 की पावर -16 सेकेंड, ई नॉट बराबर ई इनसाइड मीन्स ई नेट बराबर ये और ये 0। ठीक, फुल स्टॉप। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। लीजिए भाई, बोर्ड पर जो डायग्राम है वो बनाइए और कैपिटल के अनंत क्यों होता है ये भी बता दीजिए इसका। हम रोक नहीं रहे अपने आप को, और जब ये सारा काम आप फ्री हो जाना तो K बराबर होता है 1 + chi। किसी समय पर ये डेरिवेशंस थे, अब वो समय निकल चुका है। नाउ यू हैव ए डायरेक्ट प्रॉब्लम्स। कैपिटल के यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है भैया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये जो काई है दैट इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी। इनमें रिलेशंस क्या होता है ये भी आपको बता दिया। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ते पढ़ते हम लोग इधर डाइवर्ट हो गए थे, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पढ़ने के लिए डाइपोल की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। फिर हम यहाँ से इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास दोबारा जाते हैं। तो ध्यान देना नेक्स्ट वन भाई।
अब जो आगे हम बात कर रहे हैं वो लिखेंगे नहीं, हम उसकी इमेज आपको ग्रुप में डाल देंगे, फिर बाद में आराम से लिख लेना। एक बार फिर से इलेक्ट्रिक डाइपोल है और हम कैपिटल ई का पता लगाएंगे। कैपिटल ई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एंड ऑन पोजीशन। इक्वेटोरियल पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगा लिया था, अब हम एंड ऑन पोजीशन पर इसका पता लगाएंगे। तो ये हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लिया, लिखने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी ख़त्म हो गई आज की क्लास में। बाद में जब आप फ्री हो जाएंगे टेस्ट से तो इसको ज़रूर अपनी कॉपी में लिख लेना। ये रहा डाइपोल एक्सिस, ये इक्वेटोरियल लाइन है, फिलहाल अब इसकी ज़रूरत है नहीं लेकिन दिखा देते हैं। इक्वेटोरियल लाइन, ये वाला पॉइंट कौन सा है भाई? डाइपोल सेंटर, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये वाली लेंथ L और ये वाली लेंथ L, इसका नाम रख चुके हैं A, इसका नाम रख चुके थे B। और ये रहा देखिए टेस्ट चार्ज 1 कूलाम का, TC फॉर टेस्ट चार्ज 1 कूलाम इसकी वैल्यू है। डाइपोल से पूछा जा रहा है कि बताओ वहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपका इक्वेटोरियल वाला केस था वैसे यही है। आप जब कल इक्वेटोरियल वाला केस कर रहे थे तो इस प्लस वाले चार्ज ने टेस्ट चार्ज को फोर्स लगाया होगा। कैसा फोर्स लगाया होगा? रिपल्सन वाला, क्योंकि अपनी मर्जी से चुना हुआ टेस्ट चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव उसको क्या करेगा? धक्का ही देगा। ये वाला प्लस, जो डायरेक्शन फोर्स की वही डायरेक्शन फील्ड की। तो सपोज कर लिया कि प्लस वाले चार्ज ने वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बनाई है, और एक आदत बन चुकी है कि टेस्ट चार्ज की डाइपोल सेंटर से दूरी क्या लेते हैं? R। तो टेस्ट चार्ज की डाइपोल सेंटर से दूरी R है, तो E1 की वैल्यू कितनी होगी भाई? तो कॉन्सेप्ट था E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज बाई R स्क्वायर। तो E1 की वैल्यू कितनी होगी? E1 की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज है, इसने डेवलप किया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो चार्ज की वैल्यू ली जाएगी, साइन नहीं लिया जाएगा। दूरी कितनी होगी? हम इस जगह को m दे देते हैं नाम। तो am वाली डिस्टेंस कितनी होगी? a से m तक की दूरी r माइनस l, और b से m तक की डिस्टेंस r प्लस l। तो यहाँ अपॉन में जो डिस्टेंस है वो am लिखना चाहिए। ये E1 की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 आ गया। अब बारी है इस वाले चार्ज की, माइनस चार्ज। माइनस वाले चार्ज ने टेस्ट चार्ज को, जो कि पॉजिटिव होगा, क्या किया होगा? अट्रैक्शन से खींचा होगा। तो ये आ गया E2। तो यहाँ पर E1 और E2 आर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q एंड माइनस Q रेस्पेक्टिवली। जो भी सपोर्ट में लिखने वाली चीज़ें हम सब करते जा रहे हैं, इसलिए आप केवल बोर्ड पर देखेंगे, इसकी आपको इमेज मिलेगी तो बाद में आप कॉपी में भी कर पाएंगे। तो अब E1 निकल गया, अब बारी है E2 को निकाल दिया जाए। तो E2 के लिए भी फार्मूला लगाइए। तो E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब यहां पर आप चाहें तो टाइम बचा सकते हैं। डिस्टेंस क्या आएगी? BM स्क्वायर। यहां पर आना चाहिए BM स्क्वायर, और शायद इसकी कैलकुलेशन आप लोगों को याद होगी जिन्होंने किया हुआ है कि लास्ट में रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि आखिरी में जो रिजल्ट आएगा वो न्यूमेरिकल में तो वही यूज़ होगा ना। तो ये आ गया आपका 2,
अब वक्त आ गया है कि बड़ा कौन है, E1 या E2? बताइए भाई, बड़ा कौन है? E1 बड़ा है या फिर E2 बड़ा है? तो E1 यहां पर बड़ा है और E2 छोटा है, ये तो यह इक्वेशन से ही पता चल रहा है। तो टोटल फील्ड कितनी होगी भाई? आज जब दो वेक्टर आपस में अपोजिट इन डायरेक्शन है तो टोटल निकालने का तरीका होता है सीधे उनको घटा दीजिए, यानी बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर दीजिए। अब कैपिटल E1 की वैल्यू 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, और यहां पर माइनस का 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इस कैलकुलेशन को कोई 2 लाइन में करेगा, कोई 4 लाइन में करेगा, इस पे डिपेंड करेगा। तो फिलहाल यहां पर मैं पूरी कैलकुलेशन भी करता हूं, तो भैया कॉमन हो गया, अंदर ब्रैकेट में जो बचा वो ये बचा R माइनस L का स्क्वायर, या इतनी जल्दबाजी किस काम की भाई, 1/R माइनस L का स्क्वायर और 1/R प्लस L का स्क्वायर। अब ये डायग्राम थोड़ी देर में हटा दिया जाएगा, तो इस डायग्राम को थोड़ा और अपडेट कर लें। नेट वाली फील्ड है E1 माइनस E2, तो नेट वाली फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी भैया? ये रही नेट वाली फील्ड। नेट वाली फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? हमेशा बड़े की तरफ। यार जब टोटल निकाला जाता है माइनस करके, यहां पे टोटल फील्ड है E1 माइनस E2, तो बड़ा कौन है? E1। तो नेट वाले की डायरेक्शन कैसी होगी? बड़े की तरफ। तो E1 इस तरफ है, E1 आपका किस तरफ है? इस तरफ है। ध्यान देना, E1 आपका इस तरफ है, तो जो नेट वाली फील्ड है वो भी इसी तरफ होगी। तो गौर करिए, नेट वाली फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, और जो डाइपोल मोमेंट का वेक्टर है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर हमेशा कैसा होता है? माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर। तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर भी ऐसे ही है। तो यानी दोनों लोग आपस में कितने डिग्री पर हैं? 0 डिग्री पर। ठीक है। कैलकुलेशन करने पर टोटल रिजल्ट क्या आएगा? E इज इक्वल टू Q/4πε0। यहां से आगे बढ़ रहे हैं, एलसीएम कितना आ गया? R माइनस L का स्क्वायर, R प्लस L का स्क्वायर, तो ये आएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर। अरे ये फील कराइए कि हम बड़े बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऊपर क्या आएगा? 4RL सॉल्व करने पर, और नीचे क्या आएगा? R स्क्वायर L स्क्वायर, ऊपर होल स्क्वायर। सही है। यहां से आया E 1/4πε0। ये 2L कर लेना, तो 2L पूरी पूरी डाइपोल की लेंथ बन जाएगी। तो Q लिया, साथ में 2L लिया, एक 2 रह गया, एक R रह गया, और नीचे आ गया R स्क्वायर L स्क्वायर होल स्क्वायर। देखिए वही चीज ऊपर अभी भी लिखी थी जो अभी भी लिखी है। ऊपर था 4RL साथ में Q, ऊपर है 4RL साथ में Q, थोड़ा सा रीअरेंज किया गया। 1/4πε0, और ये वाली चीज क्या बन गई? डाइपोल मोमेंट 2p, और ये साथ में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। ये रहा ओरिजिनल फार्मूला। एंड ऑन पोजीशन पर ये E निकाला है तुमने, एंड ऑन पोजीशन पर E। साथ में तुमने ये भी देखा है कि डायरेक्शन ऑफ E इज सेम टू डायरेक्शन ऑफ P। ये छोटा क्वेश्चन बनता लेकिन बहुत पूछा जाता है कि डायरेक्शन कैसे थे? 0 डिग्री पर थी। अब वो वाली कंडीशन लगा दीजिए कि अगर R L से बड़ा हो, जो कि आपके हाथ में है, R को छोटा लेना या बड़ा लेना आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है।
तो जैसे ही आप R को L से बड़ा करोगे तो आपको परमिशन क्या मिल जाएगी, इग्नोर कर लो L स्क्वायर, इग्नोर किया L स्क्वायर, और जैसे ही हम L स्क्वायर को इग्नोर करेंगे तो E इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p, ऊपर R है नीचे R की पावर 4 है, तो ये बनेगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन R की पावर 3। फाइनल हो गया ये। तो अगर आपसे कहता है कि डिराइव करके दिखाओ कि एंड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, तो आप अपना काम यहां पर जाके कंप्लीट करेंगे। इसी से एक बड़ा जाना पहचाना एक क्वेश्चन और बनता है कि फॉर R ग्रेटर देन L, तो E एंड ऑन पोजीशन पर जो निकल के आया है वो निकल के आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, और E इक्वेटोरियल पोजीशन को ब्रॉडबैंड पोजीशन भी कहते हैं, और वो निकल के आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। दोनों का रेशियो ले लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑन पोजीशन पर, एंड ऑन पोजीशन को एक्सियल भी कहा जाता है, और ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रॉड ऑन पोजीशन पर, इसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन, तो क्या आंसर आया 2:1, ये आ गया। क्वेश्चन है अब आपका कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसको रख दिया गया है, प्लेसिंग करी गई है, प्लेस्ड अंडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी कैपिटल E, और फिर यहां पर कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को बाहर वाली फील्ड में रख देंगे, रखने के तरीके पे डिपेंड करेगा कि आगे क्या होगा। तो ये बाहर वाली फील्ड है, यूनिफॉर्म ली गई है क्योंकि सिलेबस में आपके यूनिफॉर्म के लिए बात की जाती है। तो ये बाहर वाली फील्ड की जो ताकत है वो E है, और ये रहा अपने पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल। शुरू से इसका नाम ए भी हमने ले रखा है, +q -q, साथ में डाइपोल सेंटर, पूरी लेंथ होती है 2l। तो हमने इस डाइपोल को किसी एंगल पर रख दिया है। अब यहां पर फीलिंग को समझना, डाइपोल रख रहे हैं लेकिन तीर बना के दिखा रहे हैं, यानी यहां पे कैसा चार्ज है प्लस और यहां कैसा है माइनस, और ये जो वेक्टर है दैट इज डाइपोल मोमेंट कैपिटल P। तो हमारे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल ने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बना लिया। अब क्या होगा, अब आप चाहें या ना चाहें ये जो डाइपोल है वो घूमेगा, टॉर्क करेगा। क्यों करेगा, उसके पीछे जरा रीजन देखिए। जो ये वाला प्लस वाला चार्ज है, अलग से बनाता हूं, ध्यान देना, ये आपका है A, नाम में ये A है, और ये है आपका B। तो देखिए A के पास में प्लस चार्ज है और B के पास में माइनस चार्ज है। तो जहां चार्ज होगा वहां फोर्स होगा। फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। तो फोर्स बराबर हो गया टेस्ट चार्ज इनटू में E। तो यहाँ पे चार्ज कितना है +q, इस पर लगने वाला फोर्स ये हो गया Q इंटू E। डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसी होगी, अलोंग द फील्ड होगी, और नेगेटिव वाले चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट टू द फील्ड होगा। नेगेटिव वाले चार्ज पर जो फोर्स होता है वो फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में होता है। अब देखिए दो दो फोर्स हो गए, एक फोर्स ये है जो तुमको दिखाई दे रहा है, और एक फोर्स ये है जो इधर की तरफ लगा हुआ है। बातें नहीं भाई, पढ़ा हुआ है तो आप देखो यहाँ कुछ क्वेश्चन बन सकता हो तो बनाओ। तो एक फोर्स है जो आपका ये है और एक फोर्स ये है। दोनों फोर्स आपस में कैसे हैं, जो पूछते जाए वो लिखाते चलो। टू फोर्सेस हैं कि नहीं है,
टू फोर्सेस हैं कि नहीं है? यस, टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड है कि नहीं? इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दो फोर्सेस हैं जो मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में कैसे हैं? अपोजिट हैं। तो टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड कॉमा अपोजिट इन डायरेक्शन, यस है यहां पर, अपोजिट इन डायरेक्शन एंड पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन। पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन मतलब हिंदी में क्रिया रेखा। जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है ना, उसी की लाइन में जो बनने वाली लाइन होती है, दैट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन। जैसे ये वाला फोर्स है तो ये लाइन ऑफ एक्शन है, और ये वाला फोर्स है तो ये लाइन ऑफ एक्शन है। तो दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कैसे है? पैरेलल है। तो अगर आपके पास में दो फोर्सेस हैं जो कि यहां पर है, अगर वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं जो कि यहां पर है, अगर वो अपोजिट इन डायरेक्शन है जो कि यहां पर है, और साथ ही साथ पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन है, तो फिजिक्स ये कहता है कि ये लोग मिल करके क्या बनाते हैं? टॉर्क बनाते हैं। तो ये सारी बातें मैंने कंसेप्चुअल लिखी हैं। फॉर्म टॉर्क, यानी जहां पर ये होगा वहां पे टॉर्क बन के रहेगा, आप रोक नहीं सकते। अगर आपके पास दो फोर्सेस हैं, अगर आपके पास इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अगर वो डायरेक्शन में अपोजिट है, अगर उनकी लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है, तो 100% टॉर्क बनाते हैं। टॉर्क को हिंदी में बल आघूर्ण कहते हैं और इसको टाउ से लिखते हैं। एंड दैट इज वाई ये जो आपका डाइपोल है वो टॉर्क ले लेगा, टॉर्क इसके पास आएगा ही आएगा। अब टॉर्क निकाला कैसे जाता है? तो टॉर्क बराबर होता है फोर्स की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू, और दूसरे वाले ब्रैकेट में होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन। तो मैं लिख रहा हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पूरी बात मैं बता रहा हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन। तो यार ये देखो लाइन ऑफ एक्शन, एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूं रेड पेन से, ये लाइन ऑफ एक्शन है। जितना लंबा आप इसको चाहें उतना कर दीजिए, और ये लाइन ऑफ एक्शन है। इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी, तो यहां तो दिख नहीं रही है, इसको लेना पड़ेगा। ये देखिए मैंने इस पॉइंट को नाम दिया जे। एजे जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच में। अगर ये थीटा है तो फिर ये भी क्या होगा? थीटा होगा। लगाइए फंडा साइन थीटा। तो साइन थीटा जब आप अप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू आएगा एजे, सामने वाला परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, तो ये ए बी हो जाएगा। एंड व्हाट इज ए बी? डाइपोल की लंबाई वो 2l है, तो यहां से आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू ए जे, और नीचे आएगा 2l, तो ए जे की वैल्यू आ गई 2l साइन थीटा। वैल्यू जरा यहां रख दीजिए। टॉर्क का जो डेरिवेशन है फार्मूले का वो निकल जाएगा, कॉन्सेप्ट अंडरलाइन में लिखा हुआ है। तो टॉर्क टाउ बराबर फोर्स की वैल्यू क्या है? Q इंटू ई है। परपेंडिकुलर दूरी क्या है? 2l साइन थीटा है। तो टॉर्क बराबर हो गया Q और 2l को दोस्त बना दो, और ये रहे E साइन थीटा। Q और 2l क्या हो गए? P और E साइन थीटा। नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ एंगल पर रख देते हैं तो वहां पे ऑटोमेटिकली टॉर्क बन जाएगा, यानी कि ये डाइपोल आपको रोटेट करता हुआ दिखाई देगा। फिर हमने ये भी बात की थी, अब उतना अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन कभी आपको बता देंगे। हमने आपको ये भी बताया था कि डाइपोल ऐसा नहीं कर पाता, जैसे टॉर्क लगा, घूम रहा है, घूम रहा, घूम रहा, घूम रहा, घूम रहा, पूरा चक्कर नहीं लगा पाता। क्यों नहीं लगा पाता ये मैं आज नहीं बताऊंगा, अभी बहुत सारा डिस्कशन जो है इलेक्ट्रिसिटी में होता रहेगा, कभी बता दूंगा। ये जो डाइपोल है जब ये टॉर्क बनाता है तो ऐसे रोटेट किया और फिर उसके बाद में उल्टा रोटेट किया,
फिर रोटेट किया और फिर ये उल्टा रोटेट किया। ऐसा क्यों होता है ये अभी हम नहीं बता रहे, लेकिन ये तुमको बता रहे हैं कि जब कोई चीज़ घूमती है तो पूरा चक्कर लगा सकती है, हाँ लगा सकती है, और पूरा चक्कर नहीं भी लगा सकती है। भाई कभी कभी स्टैंड पर खड़ी हुई साइकिल का पहिया पूरा चक्कर नहीं लगाता, ऐसे घूमता है, समथिंग रोटेशन एंगल, फिर वापस समथिंग रोटेशन एंगल। तो ये डाइपोल ऐसे ही घूमता है। तो कभी घूम के इधर आना एंटी क्लॉकवाइज, कभी क्लॉकवाइज हो जाना, एंड दैट इज कॉल्ड द एंगुलर ऑसिलेशन। यानी कि ये जो डाइपोल है वो क्या करता है, एंगुलर ऑसिलेशन करता है। तो टॉर्क का पहले फार्मूला आ गया। इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो वेक्टर लगा के, P क्रॉस E, क्योंकि अनंत समय पहले बताया गया था A क्रॉस B बराबर क्या होता है, AB साइन थीटा, याद आया। तो यहाँ पे P क्रॉस E बराबर क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा। अगर हमें मैक्सिमम टॉर्क चाहिए तो डाइपोल की लंबाई का तो कुछ कर नहीं सकते, जो है तो है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बदलती नहीं है, जो है तो है। हाँ, हमारी मर्जी पर कि हमें 30 डिग्री पर रखना है या 60 डिग्री, ये मेरी मर्जी पर डिपेंड करेगा। थीटा को हम बदल सकते हैं। अगर हमें मैक्सिमम टॉर्क चाहिए तो फॉर मैक्सिमम टॉर्क यानी टॉर्क मैक्सिमम साइन थीटा मैक्स होना चाहिए, साइन थीटा शुड बी मैक्सिमम। साइन थीटा को ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए मैक्स। तो जरा चेक करो साइन की टेबल में मैक्स वैल्यू कितनी होती है, 1। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया साइन 90, तो थीटा इज इक्वल टू हो गया 90। तो ये मैक्सिमम टॉर्क आ गया P इंटू ई। जिस समय मैक्सिमम टॉर्क बन रहा होगा उस समय हमारा जो डाइपोल को रखने का जो तरीका होगा वो कैसा होगा। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर वाली, और हम डाइपोल को ऐसे रखेंगे। ये रहा प्लस वाला चार्ज, ये रहा माइनस वाला चार्ज। तो अब हमारा डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना बना रहा होगा। अभी जो बात हमने बताई थी अभी लिखेंगे उसको। इस वाले टॉर्क में डाइपोल पूरा चक्कर नहीं लगा पाता। क्यों नहीं लगा पाता हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस वाले सिचुएशन में डाइपोल पूरा चक्कर नहीं लगा पाता, और इस वजह से इसको जब हम देखते हैं तो कहते हैं कि ये क्या कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन, कभी इधर कभी उधर, लेकिन रोटेशन के करते हुए। तो यहाँ पर एक पॉइंट और बन रहा है कि ड्यूरिंग टॉर्क, कौन सा टॉर्क, टाउ बराबर PE साइन थीटा। अच्छा, मुझे लगता है कि मुझे एक्सप्लेन कर देना चाहिए, आप लोगों के जो है चेहरे ऐसे बता रहे हैं, चलो मैं बता देता हूँ। पूरा चक्कर क्यों नहीं लगा पाता, समझो बात को। अगर ये पूरा चक्कर लगाएगा तो साइन थीटा का थीटा बदलेगा, और साइन थीटा का जरा देखो वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर के, अरे 1 से, वैल्यू 1 से शुरू होती है, फिर कहाँ जाती है, 0। तो कभी ना कभी टॉर्क 0 होगा ना। यानी अगर ये पूरा चक्कर लगाने की कोशिश करे तो थीटा की वैल्यू कभी ना कभी 0 होगी। टॉर्क क्या हो गया, टॉर्क हो गया 0, तो क्या घूम पाएगा। एंड दैट इज वाई, चूंकि साइन जो थीटा है ना, साइन थीटा क्या होता है, कभी मैक्सिमम कभी मिनिमम, कभी मैक्सिमम कभी मिनिमम। तो टॉर्क भी क्या होता है, कभी मैक्सिमम और कभी, और इस वजह से, और साइन थीटा की सिचुएशन बोलो क्या होती है, साइन थीटा क्या करता है, ऑसिलेट करता है। साइन थीटा कैसा होता है, ऑसिलेटरी। साइन थीटा कभी भी कंप्लीट सर्कल बनाता है नहीं, कैसा बनाता है, जिग-जैग, यानी कभी मैक्सिमा कभी मिनिमा, कभी मैक्सिमा कभी मिनिमा। एंड दैट इज द कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब यही तो होता है, इधर गए फिर उधर गए, फिर इधर गए फिर उधर गए, इधर माने प्लस उधर माने माइनस, इधर माने प्लस उधर माने माइनस, इधर माने मैक्सिमा इधर माने मिनिमा। सिमिलरली चूंकि टॉर्क के फार्मूले में ऑलरेडी साइन थीटा आ रहा है, तो साइन थीटा की सिचुएशन कैसी होती है, ऑसिलेट करने की होती है। तो टॉर्क भी क्या करेगा, ऑसिलेट। तो जो करस्पॉन्डिंग डाइपोल है वो भी क्या करेगा, ऑसिलेट। क्लियर हो गया ना अभी ये बात। तो मैं लिख रहा था कि ड्यूरिंग टॉर्क टाउ बराबर PE साइन थीटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल गिव्स
और गिफ्ट्स के बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स, और यहां पर हमें भरना था कि क्या कर रहा है, तो आंसर है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशंस का मतलब होता है इधर उधर उधर इधर इधर उधर ऐसे। अच्छा, कभी कभी इसका आंसर होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, बट भूल मत जाना सारा केस एंगुलर में है, एंगुलर ऑसिलेटरी मोशन, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, और या फिर एसएचएम। सारे बच्चे इस बात पर ध्यान दें कि मैंने आपको जब जब मौका मिला है मैंने आपको बताया है, अगर कहीं पर ऑसिलेटरी मोशन है तो कब तुम सिंपल हार्मोनिक मोशन सोचोगे, जब डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा। यानी कि ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन में सब कुछ सेम होता है, सेम होता है, लेकिन बट इन एसएचएम डिस्प्लेसमेंट टेंड्स टू जीरो, डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा होता है। और अपनी बात को मैं बताता हूं, यहां पे दिखाता हूं, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डाइपोल रखा 70 डिग्री पर, तुमने डाइपोल रखा 4 डिग्री पर, तुम्हारा वाला थीटा 70 डिग्री है, मेरा वाला थीटा 4 डिग्री है, मेरा वाला थीटा क्या है, छोटा, तो मेरा वाला डाइपोल एसएचएम करेगा और तुम्हारा वाला डाइपोल ऑसिलेटरी मोशन करेगा। क्लियर ये बात? तो आप समझ रहे हैं कि अगर ऑसिलेटरी मोशन में डिस्प्लेसमेंट छोटा हो जाए तो क्या बन जाता है, एसएचएम। तो पहली चॉइस कौन सी है, ऑसिलेटरी मोशन। अगर ऑप्शन में कहीं ऑसिलेटरी मोशन नहीं है तो किसको टिक लगाएंगे, एसएचएम। कीप इन माइंड इन दिस केस मोशन कैसा है, एंगुलर वाला है, ठीक है ना। तो एक पॉइंट आपका ये आ गया कि कैसा वो मोशन करेगा। अच्छा, जो चीज ऑसिलेट करती है, जो चीज हार्मोनिक मोशन करती है, उसके पास आवर्तकाल टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, तो और आगे चलते हैं भाई। ऑसिलेटरी मोशन हो रहा, टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, तो यार टॉर्क की कहानी में टाइम पीरियड, घूमने की कहानी में, एंगुलर की कहानी में टाइम पीरियड कैसे निकलता है। देखो टाउ बराबर लिखा, ध्यान देना, पी ई साइन थीटा, ये लिखा तुमने। अगर तुम एसएचएम में सोच रहे हो तो थीटा क्या होगा, छोटा, ठीक है। तो लिखा मैंने यहां पर, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है इसलिए साइन थीटा बराबर किसके, थीटा, ये छोटे एंगल की मैथ है। तो यहां से टाउ बराबर क्या हो गया, पी ई थीटा। और जब कोई चीज घूमा करती थी रोटेशन के केस में, तो 11th क्लास जिंदाबाद, टाउ बराबर आई अल्फा। आई माने मोमेंट ऑफ इनर्सिया, जड़त्व आघूर्ण, घूमने वाली चीज का। अल्फा माने एंगुलर एक्सीलरेशन, याद आया, तो एंगुलर एक्सीलरेशन। तो यहां से आप कहां पहुंचे, आई अल्फा इज इक्वल टू पीई थीटा। कई बार ये क्वेश्चन हमारे और तुम्हारे बीच में डिस्कस हुआ है और मैं फिर से पूछ रहा हूं कि हाउ यू कैलकुलेट द टाइम पीरियड। यहां तक मामला आ चुका है। फिर हमने इसको ऐसे लिख दिया, आई बाई पीई बराबर थीटा बाई अल्फा। सही है ये बात, इधर उधर ले गए, उधर उधर ले गए। देखो आई को इधर ले गए, पी को नीचे ले गए, थीटा के नीचे अल्फा। यहां तक की जर्नी पूरी हो गई है। सवाल अभी भी वही है, जो लोग एसएचएम करते हैं उनका टाइम पीरियड कैसे निकलता है। टाइम पीरियड कैपिटल टी बराबर 2 पाई अंडर रूट, हाँ कुछ याद आ रहा है, अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट। अरे बड़ा गुस्सा आता जब तुम ये बोलते हो L बाई जी। अरे ये तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है। दुनिया में किसी भी चीज का टाइम पीरियड निकालने का ओरिजिनल फार्मूला ये है जो बोर्ड पे लिखा जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन, ये होता है।
इसी की सहायता से वो निकल के आता है 2πl/g। अब डिस्प्लेसमेंट यहां पे कौन है? एंगुलर वाला। एक्सेलरेशन यहां पर कौन है? एंगुलर वाला। तो ये आ गया t बराबर 2π और θ/α। देखो क्या मिला है, I/PE आ गया टाइम पीरियड। ये टॉर्क की वजह से सब कुछ हुआ है। अच्छा, जो टॉर्क तुम्हारे डाइपोल को घुमा रहा होगा वो तो काम कर रहा होगा ना, तो वर्क डन, यानी उसी टॉर्क की वजह से होने वाला वर्क डन। तो बोर्ड पर जो चीजें हैं वो केवल आप लिख नहीं रहे, लेकिन मैं सब कुछ बता रहा हूं, समझा रहा हूं। आपको कहीं पर किसी चीज में डाउट हो तो बताइएगा। अरे यहां फोर्स थोड़ी ना है, यहां पर क्या है? टॉर्क। टॉर्क की वजह से वर्कडन चाहिए। कैसे निकलेगा वर्कडन? फोर्स की वजह से वर्कडन निकलता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इंटीग्रेट हो जाता है तो बन जाता है वर्कडन। टॉर्क से होने वाला वर्कडन फार्मूला क्या है? यानी मैं तुमसे पूछ रहा हूं वर्कडन बाय फोर्स पूछता हूं अगर, तो कॉन्सेप्ट है W बराबर इंटीग्रेशन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट को तुमने लिख दिया dr, ये है। लेकिन मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं? वर्क डन बाई टॉर्क। टॉर्क से होने वाला वर्क डन कैसे निकलता है? जहां पर फोर्स है ना वहां पे टॉर्क आ जाता है। ये सारी 11th क्लास की बातें हैं। और जहां डिस्प्लेसमेंट है वहां क्या आ जाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जहां डिस्प्लेसमेंट है वहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आगे चलते हैं। मॉड ऑफ टाउ मॉड ऑफ डी थीटा, आगे कॉस थीटा, आगे कॉस थीटा। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब लोग जाने, जब कोई चीज घूमती है, जब कोई चीज घूमती है तो टॉर्क की जो डायरेक्शन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो कहाँ होती है? अलोंग द रोटेशनल एक्सिस। समझो बात को, जैसे ये तुम्हारा डाइपोल मैं बनाता हूं, ये डाइपोल है, ये प्लस है और ये माइनस है और ये सेंटर है और ये घूम रहा है। तो जब ये घूमेगा तो ये रोटेशनल एक्सिस है, ऐसे ये घूम रहा है। तो टॉर्क की डायरेक्शन किधर होती है? रोटेशनल एक्सिस की ओर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी होती है? रोटेशनल एक्सिस की ओर। एंगुलर मोमेंटम की क्या होती है? रोटेशनल एक्सिस की ओर। तुमने सुना होगा एक्सियल वेक्टर, सुना था ना? एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं? टॉर्क एक्सियल वेक्टर है, छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्सियल वेक्टर है, एंगुलर एक्सेलरेशन एक्सियल वेक्टर है, एंगुलर वेलोसिटी एक्सियल वेक्टर है, एंगुलर मोमेंटम एक्सियल वेक्टर है। यानी टॉर्क के अलावा जिन नामों में एंगुलर आता है वो सारे के सारे क्या है? एक्सियल वेक्टर। और इनकी डायरेक्शन हमेशा किधर होती है? अलोंग द रोटेशनल एक्सिस। तो ये जो टॉर्क है वो कैसा होगा? अलोंग द रोटेशनल एक्सिस। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कैसा होगा? अलोंग द रोटेशनल एक्सिस। तो बीच का एंगल क्या बनेगा? जीरो बनेगा ना, जीरो। तो जीरो लिखने की यहाँ परमिशन है, ये लीजिए। और फिर आया W इज इक्वल टू, टॉर्क की वैल्यू क्या निकली है? PE साइन थीटा। आगे क्या है? डी थीटा। मॉड लगा के रखा है तो एंगुलर ये जो एरो है वो हटा देने चाहिए मुझे। अब उसके बाद आती है बात कि साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो माइनस कॉस एक्स होता है। तो W बराबर हो गया PE और साइन थीटा डी थीटा। भाई अब ये तो बताओ कहां से कहां तक घुमाना है? तो हमने कहा कि इसको θ1 से लेके कहां तक घुमाना है? θ2। तो अगर साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आप करते हो तो ये आता है, और लिमिट लगी होती है x1 से x2,
तो इंटीग्रेशन होने के बाद चुपचाप से लिमिट लगा देते हैं, माइनस बाहर किया cos x2 माइनस का cos x1, सब कुछ देखो सेम सिचुएशन है, यहाँ पर केवल यहाँ पे x है, यहाँ क्या है थीटा है, तो सीधे अगर मैं लिखूं तो ये क्या बनेगा PE, इस नेगेटिव को अंदर ले जाओ तो क्या बन जाएगा cos x1 माइनस cos, तो सीधे आप लिखो तो क्या बनेगा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये आ गया वर्क डन। और जब ये वर्क डन वाला आर्टिकल हम कराते थे, पहले भी करा चुके हैं तो दोबारा करा रहे हैं, तब हमने आपको ये बताया था कि वर्क डन की कहानी में कभी कभी ये शिकायत करोगे कि थीटा 1 नहीं दिया गया, नहीं दिया गया तो क्या मानेंगे 0। जैसे एक क्वेश्चन आया कि डाइपोल को 60 डिग्री घूमने में कितना काम करना पड़ा, तो कितना घूम गया 60 डिग्री, तो 60 डिग्री घूम गया थीटा 2 है, पहले कितना था नहीं दिया तो क्या लेके चलेंगे 0। तो ये आपका आ गया वर्क डन का फार्मूला, ठीक है, देख सकते हैं आप इसको, सब उसी टॉर्क की वजह से बने हैं। एक चेन फिर से बना लेते हैं यहां पर, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल था 15 से 20 मिनट और, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल था इसको रखा गया इज प्लेस्ड एट एंगल थीटा विद U फॉर यूनिफॉर्म, E फॉर इलेक्ट्रिक, F फॉर फील्ड, कैपिटल E, देन तो कौन आया टॉर्क आया, टॉर्क आया PE साइन थीटा, इससे कौन आया एंगुलर ऑसिलेशन आया, क्यों आया मैं बता चुका हूं, क्यों आया मैं बता चुका हूं। और किसी भी फंक्शन में साइन या कॉस हो तो हमेशा क्या करता ऑसिलेट करता है, तो वहां पे साइन था। और क्या आया एंगुलर SHM आया, अब एंगुलर SHM आया तो टाइम पीरियड आया, टाइम पीरियड निकाला तो T बराबर 2 पाई अंडर रूट I बाई PE, I क्या है भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, P क्या है डाइपोल मोमेंट, E क्या है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर वहीं से वर्क डन आया W बराबर PE cos थीटा 1 माइनस का cos थीटा 2। अब एक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो वर्क डन है W वो बराबर होता है माइनस का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये तब होता है जब आपके वर्क डन करने वाले लोग कंजर्वेटिव हों, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो कैसा है कंजर्वेटिव है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डेल्टा यू से लिखा मैंने, यहां से आ गया W इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा यू, ठीक। अब मैं इसको फिर से लिख रहा हूं W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू का मतलब है U फाइनल माइनस U इनिशियल, और आपने जो है वर्क डन निकाला था PE cos थीटा 1 माइनस का cos थीटा 2, और ये आ गया माइनस का, तो फाइनल में क्या है थीटा 2, फाइनल में क्या है थीटा 2, और इनिशियल में क्या है थीटा 1। यहां तक जो बात लिखी गई है इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताओ भाई। ये फाइनल माने पोजीशन, इनिशियल माने पोजीशन। जब हम लोग जनरल वे में बात करते हैं तो पहले आपकी किताब कहाँ रखी थी, जमीन पर रखी थी, इनिशियल माने जमीन, H बराबर 0। अब आपने कहा कि अब सर हमारी किताब कहाँ रखी है, टेबल पर रखी है, कितनी ऊंचाई पर रखी है 10 मीटर, तो अब फाइनल क्या हो गया H बराबर 10 मीटर। सिमिलरली यहाँ एंगुलर में बात करो, पहले कितना सिचुएशन था, एंगुलर में थीटा 1 था, बाद में कितना हो गया थीटा 2, तो इनिशियल में थीटा 1 फाइनल में थीटा 2, ठीक है। और आगे चलते रहते हैं और रिजल्ट आने वाले हैं, ध्यान देना। ये नेगेटिव यहाँ एंगेज कर दो तो क्या बन जाएगा U थीटा 1 माइनस U थीटा 2
इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब एक तुम्हारी आदत सी है कि जब जब तुमने पोटेंशियल एनर्जी की बात की है तो कोई ना कोई ऐसी जगह चुनी है तुमने जहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या रही है, जीरो। जब जब तुमने बात की, जैसे तुम जब ये कहते थे कि कोई चीज अगर ग्राउंड पर है तो H जीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो। ये ऑलवेज ट्रू है। जब जब आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन को चुना जाता है जिसके के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो। तो यहां पर इनिशियल फाइनल, तो हमें कोई ऐसी जगह चुननी होगी जब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, जीरो। क्या होगी ऐसी जगह जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी? भाई जमीन के केस में तो H बराबर जीरो, यहां तो एंगल का मामला है ना। क्या लिया जाए जबकि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और उस सिचुएशन को बोलते हैं इनिशियल। तो यहां पर θ1 इनिशियल है, तो θ1 इनिशियल की वैल्यू क्या हो जिससे कि हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माने। जब सिंपल वे में हम चला करते थे इससे अलग हट करके, तो U बराबर होता था mgh, तो कह देते थे कि H बराबर जीरो तो U बराबर जीरो। और जब भी हम ऊंचाई या गहराई की बात करते हैं शुरुआत कहां से करते हैं, जमीन से। इनिशियल क्या होता है, जमीन। तो इनिशियल इज ए ग्राउंड, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो ली जाती है। तो अब एंगल के केस में इनिशियल क्या चुना जाए जिससे कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए? लगाइए दिमाग। देखिए भाई, अगर हम θ1 ले लें 90 और θ2 ले लें थीटा, तो θ1 ले लें 90 और θ2 ले लें थीटा, तो देखो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, चेक करते हैं। θ1 ले लिया 90, ये जगह मैंने छोड़ी कुछ लिखने के लिए, तो U 90 माइनस का U थीटा और ये PE, और यहां पे आया cos 90 और माइनस में आया cos थीटा। ठीक है, तो ये आ गया अपना cos 90 खत्म, जीरो हो गया। तो ये आ गया U 90 माइनस का U थीटा और ये बन गया माइनस का PE cos थीटा। U 90 के लिए यानी कि θ1 बराबर 90 के लिए U 90 बराबर जीरो। सोचो क्यों? क्योंकि जिस समय थीटा 90 होगा उस समय टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम। और जिस समय टॉर्क मैक्सिमम होगा तो रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। और जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। क्लियर ये बात? फिर से पूरी बात को समझो। जब जब तुम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हो तब तब कोई ना कोई ऐसी जगह चुनी जाती है जहां पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो। यहां रोटेशन की कहानी में जगह चुननी है। एनर्जी दो होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल। अगर काइनेटिक मैक्सिमम तो पोटेंशियल जीरो होता है, नहीं होता है। तो θ1 90 लिया, इनिशियल का θ1 90 लिया, उसी समय जो U था उसको जीरो लिया। क्यों लिया मैं बता रहा हूं, लिखा नहीं रहा हूं। क्योंकि जिस समय θ 90 होगा उस समय रोटेशन की काइनेटिक क्या होगी, मैक्सिमम। और रोटेशन की काइनेटिक मैक्सिमम तो पोटेंशियल क्या होगी, मिनिमम। यानी वो क्या हो गया, जीरो। तो रिजल्ट ये आ गया भाई। तो अब यहां पर रख दिया मैंने जीरो, तो जब जीरो रख दिया तो यहां रख दिया जीरो, ध्यान देना भाई। तो ये आ गया माइनस का U थीटा और ये आ गया माइनस का PE cos थीटा। ठीक, तो यहां से आ गया U थीटा बराबर PE cos थीटा। फिर जब आप इस आर्टिकल में पुराने हो गए
तो इस आर्टिकल को तुमने ऐसे पढ़ना शुरू कर दिया कि पोटेंशियल एनर्जी U बराबर PE कॉस थीटा, ये आ गया। ठीक, अब जब तुमने किताब देखी तो वहां नेगेटिव आ रहा था, ये क्या चक्कर है? तो जो ये वर्कडन होता है ना W, ये इस पे साइन चलता है, कभी ये वर्कडन प्लस होता है तो कभी माइनस होता है। अच्छा, प्लस कब होता है, माइनस कब होता है? प्लस तब होता है जब तुमने कोई हेल्प नहीं की है तो वो प्लस होगा, तुमने कोई हेल्प की है तो माइनस होगा। अब आपका जो ये डाइपोल है ये घूम रहा है, अगर आप इसमें कोई हेल्प कर रहे हैं तो वर्कडन कैसा होगा? माइनस। अगर कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं तो कैसा होगा? प्लस। अब जरा तुम बताओ कैसा होना चाहिए? माइनस। अरे आप ही ने तो जाके तो रखा था उसको, बोलो यार। तो जब तुम यहाँ पे W पे यहाँ नेगेटिव लगाओगे तो इस पूरे डेरिवेशन में आखिरी में नेगेटिव आ जाएगा ना, तो अब तुम नेगेटिव के चक्कर में पढ़ना नहीं, यहां तक रिजल्ट लाना, ये तक, यहां तक रिजल्ट आ गया, उसके बाद लिखना बाय यूजिंग साइन ऑफ वर्कडन, साइन ऑफ वर्कडन, क्योंकि ये काम तुम्हारे बिना तो हुआ ही नहीं होगा, W पे नेगेटिव लगेगा यहां पर। तो बाय यूजिंग साइन ऑफ वर्कडन वी हैव, तो U बराबर क्या? माइनस का PE कॉस थीटा, और इसी को लिख सकते हो माइनस का P डॉट E। क्लियर है कि नहीं, बोलो? तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अच्छा, अगर तुम एग्जाम में डिराइव करके चले आओ ये, तो नंबर आपके कटने वाले नहीं है। हाँ, न्यूमेरिकल में फंस जाओगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में सच्चाई आएगी ना, क्योंकि आपके बिना तो ये काम हुआ ही नहीं होगा। और जब कहीं पर आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है तो ऐसे वर्कडन होते हैं नेगेटिव, और जब आप इन्वॉल्व नहीं होते तो कैसे होते हैं? पॉजिटिव। और यहाँ पर आप चूंकि इन्वॉल्व है तो यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव। अगर मैं यहाँ नेगेटिव लगा के चलूँ तो आखिरी का नेगेटिव कट पाएगा नहीं, तो हमने वो सबसे आखिरी में ये एक लाइन लिख दी, और न्यूमेरिकल के लिए यही फार्मूला हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, आर्टिकल लास्ट था, आप इसको देख सकते हैं।